नेक्स्ट देखो भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने डेल्टा जी स्टार्ट किया था. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये फॉर्मूला याद है. एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी? तो इट इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल. याद रखना, स्लॉट में एक दिक्कत थी, वो डेल्टा एस टोटल की बात कर रहा था. समझ में आ रहा है? तो डेल्टा एस टोटल जो है वो हम लोगों को निकालने आता है क्या? नहीं, मतलब यूनिवर्स के बारे में हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है. तो इसलिए हम लोगों ने डेल्टा जी निकाला, विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें सारी जो चीज़ें हैं, फंक्शंस है, वो किसके रिस्पेक्ट में? सिस्टम के. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एस टोटल एंड डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल. अब यहाँ पे हम लोगों ने स्लॉट में देखा था डेल्टा एस टोटल क्या रहेगा? तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. ठीक है, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए. एंड डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो डेल्टा जी विल बिकम माइनस. समझ में आ रहा है? एनर्जी हमेशा कम होनी चाहिए ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में. एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, ओके. व्हेन डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव, रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है? तो डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव. व्हेन डेल्टा एस टोटल इज 0, रिएक्शन बिकम्स एट इक्विलिब्रियम ना, मतलब वो आगे भी नहीं जा रही है, पीछे भी नहीं आ रही है. ठीक है, एंड डेल्टा जी बिकम्स, इसमें कोई दिक्कत? ओके, चलो हेडिंग लिखो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. इसका एक्सप्रेशन रहता है टी इक्विलिब्रियम. ठीक है, चलो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जस्ट इसके ऊपर ही बताया. डेल्टा एस टोटल 0 होता है, डेल्टा एस नहीं होता. डेल्टा एस मतलब सिस्टम के लिए होगा. डेल्टा एस टोटल बिकम्स 0. अब ये वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या? नहीं. तो और क्या 0 होता है? डेल्टा जी बिकम्स 0. तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स 0. ठीक है, तो एक्सप्रेशन बिकम्स 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एस. कुछ समझ में आ रहा है? आगे इसको सॉल्व करो. टी इक्विलिब्रियम निकालना है. फॉर्मूला क्या आया? ओके, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस. So T equilibrium becomes delta H by delta S. ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक जगह पे यूज किया है. कहाँ पे? लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन में यूज किया था. चेक करो. जल्दी प्रोसेस ढूंढ के निकालो. लास्ट लेक्चर में एक जगह पे यूज हुआ है. हाँ, फेस चेंज में. बराबर. अब देखो फेस चेंज में वो क्वेश्चन मिला क्या? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का कुछ क्वेश्चन था. दिख रहा है सबको? ओके, वहां पे सेम फॉर्मूला आया था डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. क्यों? बिकॉज अगर मैं फेस चेंज कर रहा हूं, मतलब आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो उसी टेम्परेचर पे वाटर किस में कन्वर्ट होता है? आइस में. समझ में आ रहा है? मतलब इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. वो आगे भी जा सकता है या फिर पीछे भी आ सकता है. एक बैलेंस स्टेट रहती है. आइस वाटर में जा सकते हैं, फिर वाटर आइस में आ सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. समझ पा रहे हो कुछ? तो ऑल फेस चेंज प्रोसेसेस आर एट इक्विलिब्रियम ओनली एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. समझ में आ रहा है? मतलब हम लोगों ने बहुत बार किया है ना. 0 डिग्रीज पे क्या होता है? आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर आइस में. बट -1 पे क्या रहेगा सिर्फ? एंड +1 पे क्या रहेगा सिर्फ? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जब एक साथ रहते तो बैलेंस स्टेट इक्विलिब्रियम बोला जाता है. इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या रहता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखेंगे. इसमें कोई दिक्कत? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज A giving us B
डेल्टा H for this reaction is minus 430 kilojoule per mole and delta S is minus 400 joule per mole per Kelvin at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड इफ दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। कैनॉट बी प्रेडिक्टेड कभी आंसर रहता ही नहीं है, इतना याद रखना। मैथ्स में बहुत सी बार रहता है, मतलब बहुत सी बार मतलब बहुत कम टाइम, बट रहता है। केमिस्ट्री में आज तक कभी हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं होगा, बट पकड़ के चल सकते हैं 99.9% तो नहीं होगा। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है? देखो क्या क्या दिया है, डेल्टा H दिया है, डेल्टा S दिया है, टेम्परेचर भी दिया है ना, तो क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा G निकाल सकते हैं। डेल्टा G अगर नेगेटिव आया स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आया तो इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हो? करो इसको सॉल्व। क्या गंदगी पे करेक्ट है दोनों का, 10 जगह पे ऐसे इरेज कर रहा है। चलो अब बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया वैसे तो देखो यहाँ पर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्या क्या समझ में आ रहा है? डेल्टा S जो है वो जूल्स में दिया हुआ है, उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट किया। कुछ लोगों ने किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट किया। दोनों मेथड करेक्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड द आंसर विल बिकम माइनस 430 प्लस 120 विच इज माइनस 310 किलो जूल पर मोल। आंसर इज इन नेगेटिव, सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसमें ही फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ अबव रिएक्शन। फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ अबव रिएक्शन। इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी करो। वापस अभी यूनिट कन्वर्ट करने मत भूलना, ठीक है, नहीं तो 0 पॉइंट आंसर दोगे कुछ तो। 0.1 पॉइंट समथिंग। ए बेटा डेल्टा G नहीं है रे, डेल्टा S है। डेल्टा H अपॉन डेल्टा S ना। अरे तू डेल्टा S है, तूने करेक्ट लिखा था फॉर्मूला, नीचे गलत लिखा है। देखो वापस मिस्टेक हो रही है। हाँ, टेम्परेचर नेगेटिव कभी रहता ही नहीं है। टेम्परेचर 0 के नीचे नहीं जाता। अब कितना आया? 1072, ओके 75। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 175, ओके 175। एक को क्या आ रहा है एग्जैक्ट? 1075। मैं करके देखता हूँ, डिस्कशन नहीं। चलो देखो, टी इक्विलिब्रियम इज माइनस 430,000 अपॉन माइनस 400, माइनस माइनस कट, 00 कट, 00 कट, 1075 आएगा भाई, दिख रहा है ऊपर 1000 के टर्म्स में है ना। 1075 आंसर आ रहा है सबको। अब इसमें ये हम लोग आगे जाके करेंगे, बट इसमें अभी ये 2 क्वेश्चन से तुम लोगों को थोड़ी सी आइडिया लग जाएगी। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबव 1075 केल्विन और बिलो 1075 केल्विन। आंसर अभी डिस्कस नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान दो, कुछ तो आगे का बता रहा हूँ। ये अभी इसके बाद हम लोग करने ही वाले हैं। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबव 1075 केल्विन या बिलो 1075 केल्विन। बिलो कैसे पता? हाँ, क्योंकि 27 डिग्रीज पे वो स्पॉन्टेनियस था। 1075 पे इट विल रीच, अबव 1075 इट विल बिकम। समझ में आ रहा है? एक रिएक्शन 3 टाइप दिखा सकता है। ठीक है, ओके। अब ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो वो करते हैं।
ध्यान दो, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ये हेडिंग हम लोगों ने पहले भी डाली थी, तब हम लोगों ने दो पैरामीटर देखे थे, एक डेल्टा एच एंड दूसरा डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बढ़ेगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहती है या कम होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहती है, बढ़ने के बाद, बराबर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डिसऑर्डर रहेगी उतनी ज्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनते जाएगी। एंथैल्पी, एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, मतलब एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव रहेगा तो रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सप्लेनेशन याद है सबको। अब ये दो से हम लोगों को एक परफेक्ट आंसर मिल रहा था क्या? नहीं, इसलिए हम लोगों ने तीसरा टर्म लाया, कौन सा? डेल्टा जी लाया। समझ में आ रहा है? अब इन सबका हम लोग कोरिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के ऊपर तो भी मतलब 2025 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, एंड ऐसे आते भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड कंडीशन। चलो, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है बाय द वे? डेल्टा एच माइनस, ओके। अब ध्यान दो, सबसे फेवरेबल कंडीशन, डेल्टा एच नेगेटिव, एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। डेल्टा एस पॉजिटिव, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, रिएक्शन एकदम मजे में चल रही है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डेल्टा एच इज नेगेटिव मतलब लेट अस अज्यूम दिस इज माइनस एक्स, चलेगा, माइनस टी प्लस वाई, ये समझ में आ रहा है? माइनस ऑफ प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस, पता है ना, मतलब दो नेगेटिव नंबर के एडिशन नेगेटिव ही देगी। तो ये डेल्टा जी कभी प्लस हो सकता है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अगर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव है तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस मतलब हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, ऊपर वाले जैसा नहीं कि पहले स्पॉन्टेनियस था फिर इक्विलिब्रियम फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, वैसा नहीं, इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो रिएक्शन बिकम्स ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ओके, लीस्ट फेवरेबल कंडीशन, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ना मतलब एनर्जी बढ़ना, एनर्जी बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी कम होना, स्टेबिलिटी कम हो रही है, एंड डेल्टा एस इज बिकमिंग नेगेटिव मतलब डिसऑर्डर कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये लीस्ट फेवरेबल है। अब इसमें डेल्टा जी देखो, ये हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव बन गया, माइनस टी माइनस वाई, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस एक्स प्लस टी वाई, तो दोनों एडिशन जो हो रही है वो प्लस नंबर की हो रही है, तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन द रिएक्शन इज ऑलवेज ओके। चलो, अब रैंडम कंडीशन मतलब दोनों प्लस। ठीक है, अब ये दोनों प्लस होते ही ये भी प्लस हो गया, प्लस एक्स माइनस टी प्लस वाई, तो आंसर क्या बन रहा है? मतलब प्लस एक्स माइनस टी वाई। समझ पा रहे हो? अब ये डिपेंड कहाँ पे करेगा? अगर प्लस वाली कंडीशन ज़्यादा है मतलब प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा, एंड माइनस वाला आंसर अगर ज़्यादा है तो आंसर माइनस होगा। ये समझ में आता है इतना सबको? ओके, तो माइनस कब होगा? जब हाँ, या फिर और अच्छे से जब टेम्परेचर हाई रहेगा, हायर देन व्हाट? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अरे बाद में हम लोग जो पहले कंडीशन देखे थे ना, लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, बाद में इक्विलिब्रियम, हायर पे क्या बनेगा? तो ये ऐसी वैसी कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी जो है कौन से टेम्परेचर पे नेगेटिव रहेगा? हाई या लो? हाई। तो एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव, एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव रहेगा देन इट इज स्पॉन्टेनियस, सो एट हाई टेम्परेचर इट इज स्पॉन्टेनियस एंड एट लो टेम्परेचर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हायर टेम्परेचर देन व्हाट? टी इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? अब इसे याद कैसे रखें? देखो ये दोनों प्लस प्लस है तो टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, प्लस देन व्हाट?
टी इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? टी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा रहेगा, प्लस रहेगा, तो रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। ये समझ में आ रहा है? ये ट्रिक काम करती है, मतलब एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? याद रखना, अगर ये दोनों प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए। एंड इफ बोथ आर नेगेटिव, जो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें दोनों नेगेटिव थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दोनों अगर नेगेटिव रहेंगे तो यहां पर ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल, तो ये करेक्ट, ये माइनस एक्स माइनस टी माइनस वाई, तो माइनस एक्स प्लस टी वाई। समझ में आ रहा है? तो माइनस तो पहले से एक्स है, अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्लस नंबर बढ़ेगा, रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड टेम्परेचर कम करूंगा तो ये टी वाई छोटा रहेगा, तो आंसर माइनस में आएगा, रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर व्हेन टेम्परेचर इज लो, लो टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव, लो टेम्परेचर delta G is negative, high temperature delta G is positive. At low temperature reaction becomes spontaneous, at high temperature reaction becomes non-spontaneous. तो वही सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है। देखो हम लोग स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस के लिए ये अगर दोनों प्लस रहेंगे टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, एंड ये दोनों अगर माइनस रहेंगे तो टेम्परेचर भी माइनस होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। सिंपल चीज़ है, याद रखना, ठीक है? एंड बाकी फेवरेबल कंडीशन तुम लोगों को याद रह जाएगी, एनर्जी कम होनी चाहिए, डिसऑर्डर बढ़नी चाहिए, बात खत्म, ठीक है? ओके, लिख दो ये देखो एकदम घटिया सा क्वेश्चन, सिर्फ अभी मार्क्स एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। हो गया। हाँ भाई, देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, आंसर चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है, चमाड़ी मारूंगा चलो। हाँ, मैं हैंड रेस करने बोलूँगा तब हैंड रेस करने का। चलो भाई 30 सेकंड के बाद हैंड रेस करना स्टार्ट करना है, तब तक आंसर आना चाहिए। तेरे ऐसे मतलब ऐसे शांति नहीं है ना, ऐसे रूह को ऐसे मचलते रहती है ना हरामजादे। ओके, अब इधर तक अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो मतलब तू जोर से बोल रहा है। ओके, अब चलो हैंड रेस करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाँ, अरे दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? समझा? दोनों प्लस है, टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, प्लसर देन व्हाट, तो टी इक्विलिब्रियम से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या, अभी बाकी हम लोग देखते हैं, पहले लिखो फिर मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। अरे हाँ ना सर, हाँ एकदम भयंकर वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आगे जाके हम लोगों को होगा, मतलब क्या बोलते हो चैप्टर, इक्विलिब्रियम में ये पढ़ाऊंगा, बट अभी कर लेते हैं। चलो 13th, हाँ ये वाला, Which of the following graphs correctly represent the variation of thermodynamic properties of Haber's process? Haber's process सबको आती है? ओके, चलो लिखो Haber's process की रिएक्शन लिखो। रिएक्शन अमोनिया फॉर्मेशन, नहीं पता होगा तो अमोनिया फॉर्मेशन आता है। फिर बाद में हम लोग एक एक ग्राफ्स एनालाइज करेंगे। हाँ वो बताता हूँ, बट सिर्फ हेबर्स प्रोसेस लिखो। ओके, हो गया लिख के। हेबर्स प्रोसेस N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस। गैस लिखना नीचे, ठीक है? एंट्रोपी पॉजिटिव या नेगेटिव?
डिसऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, कम हो रहा है ना। पहले 4 मोल गैस थी, बाद में 2 मोल बन रही है, डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। डिसऑर्डर कम होगा मतलब डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। अब कौन से ऑप्शन में वो नेगेटिव है वो सर्च करते हैं। पहले वाले में डेल्टा एस, हाँ ऊपर का नॉट क्या बताता है? स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन है एट एसटीपी, ठीक है, उतना ही है और कुछ नहीं। ओके, पहले वाले में डेल्टा एस नेगेटिव है, मस्त, मजा आ गया। नेक्स्ट, दूसरे वाले में एक्चुअली कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? डेल्टा, देखो पहले वाले में डेल्टा एस नॉट है जो कि नेगेटिव रहेगा, दूसरे वाले में डेल्टा एस नॉट बाय, अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक्सिस दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू कम होते जाएगी, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा ऊपर जाना चाहिए था। नेगेटिव में जब वैल्यू कम होती है तो ये ऐसे ऊपर जाता है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? ये गलत हो गया। एक ऐसे, ये क्या समझा, एलिमिनेट किया। थर्ड, डेल्टा एस यहां पे करेक्ट है क्या? ये डेल्टा एस बाई टी का ग्राफ ऐसा आता, बट जब वो माइनस में रहता वो ठीक है, चलो डेल्टा एस नेगेटिव रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है? तो चलो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तीसरा वाला मजा आ गया, सही है, दिख रहा है, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट डेल्टा एच। ये रिएक्शन तुम लोगों को किसी को याद है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है, वेरी नाइस। ये तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाया होगा, नहीं होगा तो मैं बाद में आगे जाके पढ़ाऊंगा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आएगा। तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? हीट एग्जिट हो रही है ना भाई, कम हो रही है, तो इट शुड बी नेगेटिव, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन डी में नेगेटिव है। अब ऑप्शन ए और डी ही हम लोग को देखना है। ऑप्शन ए भी नेगेटिव है, तो दोनों में सही है, करेक्ट है, समझा? ओके, तो अभी दूसरे जो पैरामीटर्स है, ऑप्शन ए में क्या है? ऊपर वाला, एकदम ऊपर वाला क्या है? डेल्टा एच नॉट बाई टी, समझ में आ रहा है? बट दैट इज डेल्टा एच नॉट बाई टी और माइनस डेल्टा एच नॉट बाई टी, वो मेन है ना भाई, ठीक है? बिकॉज जैसे ही डेल्टा एच है तो वो नेगेटिव में है, बट डेल्टा एच का नेगेटिव किया तो पॉजिटिव में जाएगा, तो वो सही लग रहा है, समझे? नेक्स्ट, एक गड़बड़ है वैसे, ये -100 था ना साला, तो वो थोड़ी ना, मतलब वैसे 300 नहीं जाना चाहिए था ना भाई। हाँ, बट नीचे 0 आ गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 0 आएगा तो इट शुड टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 इट शुड टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी ना भाई। तो वैसा अजम्पशन लेके अभी के लिए समझते कि हाँ चलो बढ़ गया साला, अभी क्या पता, ठीक है? हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट तो नहीं जाएगा, कुछ एक फाइनाइट वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है? वैसा। ओके, नेक्स्ट, तो अब डेल्टा एच नॉट माइनस में किया तो प्लस में चला गया, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, कम हो रही है, तो अभी के लिए ये सही लग रहा है। अब डी में जाके देखते हैं, दिख रहा है ये -100 से ही स्टार्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है? मतलब देखो भाई, मिनिमम टेम्परेचर कैन बी 1 केल्विन, 1 के नीचे जाएंगे तो इट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है? बट 0 अचीवेबल है क्या? नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये -100 से स्टार्ट हो रहा है एंड धीरे धीरे ऐसे टी की तरफ जा रहा है, बट इसमें बाद में एक गड़बड़ हो रही है, नेगेटिव हो रहा है, ये दिख रहा है? अब देखो, ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, कभी नेगेटिव में जा सकता है क्या डिवीजन? तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग हो गया। मस्त क्वेश्चन था ना ये, एकदम मजेदार, ऐसे एडवांस में आके गए हुए क्वेश्चन थे पहले, वो तो केमिकल काइनेटिक्स के साथ मिक्स हुए क्वेश्चन है, वो हम लोग को वैसे भी बाद में करेंगे, बट काइनेटिक्स पढ़ने के बाद, समझ में आ रहा है? तो ये करेक्ट है क्या? तो ये रॉन्ग हो गया, करेक्ट क्या हुआ? अब इसमें लास्ट डेल्टा जी, अब देखो भाई, दोनों डेल्टा एच एंड डेल्टा एस प्लस थे या माइनस थे? माइनस थे, समझ में आ रहा है? तो एट लोअर टेम्परेचर, दोनों माइनस रहेंगे तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, याद है माइनस टेम्परेचर भी माइनस होना चाहिए, तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस रहती है डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, तो ये देखो भाई, माइनस ऑफ डेल्टा जी मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस में था, एट लोअर टेम्परेचर इट इज पॉजिटिव, क्योंकि मतलब नेगेटिव है, जिसका माइनस किया तो पॉजिटिव बन रहा है, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हो इट इज गोइंग इन नेगेटिव,
क्यों? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो प्लस बनेगा या माइनस? प्लस बनेगा। डेल्टा जी प्लस बनेगा एंड उसका माइनस माइनस जाएगा। ओरली समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ओके, लिख के देता हूं। देखो तो डेल्टा दिख रहा है ये ब्लू कलर? ओके, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव रहता है एट लो टेम्परेचर एंड डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है एट हाई टेम्परेचर। देखो हम लोगों ने क्या याद किया? नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर शुड बी नेगेटिव मतलब लो फॉर स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब ये लो टेम्परेचर पे नेगेटिव, लो टेम्परेचर इस तरफ, इसका नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा? तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस। एट हाई टेम्परेचर इट विल बिकम, तो पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव इट विल गो इन नेगेटिव साइड। फॉलोड? पक्का? मस्त क्वेश्चन था। चलो लिख दो, मतलब लिख दो मतलब ग्राफ ही बना दो, बाद में भूल भी जाओगे। अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखना। ये नीचे वालों के मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग गधे हो। तो ये दोनों के लिए है इतना, मतलब पहले वाले के लिए लिखना, ये क्या है? डेल्टा एच है, तो इसके लिए लिखना एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंड इसके लिए लिखना डेल्टा एस इज नेगेटिव, वाई रिएक्शन में प्रूव करना बे वो इनटू गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस। तो डेल्टा NG is 2 minus 4 which is -2, hence डेल्टा S is नेगेटिव, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा H was नेगेटिव एंड माइनस ऑफ डेल्टा H becomes पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा G का अपने शब्दों में लिखना लो टेम्परेचर, मतलब ये डेल्टा G का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर हेबर्स प्रोसेस। क्वेश्चन अगर भूल गए रहोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। उसमें ये आंसर लिखो, बाकी रॉन्ग ऑप्शन लिखने में कोई सेंस नहीं बनता। अगेन थर्मो में जो पढ़ाया गया है उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आ जाएगा ऐसे एकदम। FLT कब है? कल? हाँ वही जो कुछ है, ठीक है। सब सेम ही रहता है, एग्जाम ही तो है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्या क्या? 4 से 2? हाँ हाँ ओके। पहले 4 मोल गैस के थे, बाद में सिर्फ 2 है। अब 4 गैस के पार्टिकल ज़्यादा रैंडमनेस दिखाएंगे या 2? 4, तो 4 में डिसऑर्डर ज़्यादा था, 2 में डिसऑर्डर कम है, तो डिसऑर्डर कम हो गया तो एंट्रोपी कम, नेगेटिव। अरे ठीक है ना, उसने जो भी बोला रहेगा, ये समझा क्या? डिसऑर्डर, हाँ एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कम हुआ मतलब एंट्रोपी चेंज का, एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव हो जाएगा, वैसा। आगे बढ़े। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस देख के कि अरे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, स्किप करता हूँ, वैसे मत करना। एटलीस्ट रिएक्शन लिख के थोड़ा थोड़ा तो कुछ तो शुरू किया करो। तुम लोग रिएक्शन नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। डेटा लिखा करो एटलीस्ट। इसमें डेटा नहीं था, सिर्फ रिएक्शन थी जो लिखना था।
हो गया? चलो भाई, बहुत हो गया। नेक्स्ट, बाकी अपने शब्दों में लिखो, ग्राफ बना के हो गया रहेगा। ओके, घटिया क्वेश्चन दिख रहा नहीं होगा तो जूम करता हूँ। लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। ओके, समझा? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑप्शंस देखो, खुद से आंसर सोचने की कोशिश करो, कुछ दिक्कत रहेगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चन रीड करना बाकी है। ओके, हो गया, आगे बढ़े। अब ऑप्शन बता, ऑप्शन पूछो डायरेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, अब देखो बैक, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा है। एंडोथर्मिक है, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा एच पॉजिटिव। एंड फिर बाद में तुम लोगों को डेल्टा एस के बारे में सोचना था। अब डेल्टा एस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर से निकल रहा है। टेम्परेचर लो टेम्परेचर है तो स्पॉन्टेनियस बोला है ना, क्या बोला है? नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड हाई टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे प्लस है मतलब स्पॉन्टेनियस है, मतलब बोथ आर प्लस प्लस। याद है ऐसे वो ट्रिक? ये उल्टी काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बट साल भर में ये ट्रिक भूल जाते हैं तुम लोग, फिर बाद में यही क्वेश्चन कैसे किया था याद नहीं आता। समझ में आ रहा है? रिवाइज करते रहो। मतलब अभी तुम लोग किसी 12th वाले को जाके ये पूछना, फिर पता चल जाएगा। मतलब होशियार 12th वाले लोग बनिए, मतलब एवरेज, ठीक है। हाँ, नहीं तो जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पूछोगे तो वो तो मतलब रिवाइज करते रहते हैं ना भाई, चीटिंग मत करो। नेक्स्ट, बस हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं। अभी लिखो, नहीं PYQ था नहीं ये, अभी नॉर्मल क्वेश्चन। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो क्वेश्चन इज फाइंड डेल्टा G ऑफ रिएक्शन 2N2O5 गिविंग अस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गिवन दैट सब्सटेंस उसका डेल्टा HM, ये नीचे जब HM आता है, M इज़ मोलार पर मोल, ठीक है, जिसका यूनिट उन्होंने दे के रखा है किलो जूल पर मोल। एंड एंड SM जिसका यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। सब्सटेंस N2O5 NO2 and O2 33 11 0 350 240 200, ठीक है। वाई इट इज 0? एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, ठीक है, O2 का। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा H निकालना है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, बाद में डेल्टा S ऑफ रिएक्शन, एंड फिर बाद में टोटल डेल्टा G। समझे? ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया? आंसर क्या आ रहा है? -160 आया सबको? सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दोनों का करना है, फिर बाद में डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये कोई है जिसको सॉल्व करके चाहिए? हाँ, शॉर्ट में फटाक से देख लो बे। अब डेल्टा H इज, देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट इज
NO2, तो 4 टाइम्स NO2 44 प्लस O2 विच इज 0, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस 66, 2 इंटू 33, समझ में आ रहा है? तो आंसर आएगा माइनस 22 किलो जूल्स। अब यहाँ पे पर मोल मत बोलना बे, क्योंकि रिएक्शन में एक मोल नहीं है ना, ऐसे दुनिया भर के मोल्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 240 का 4 टाइम्स, 240 का 4 टाइम्स कितना होता है बे? 960, ओके। 960 प्लस 200 माइनस 350 का 700 बराबर, ओके। इसमें से 700 माइनस हो गए तो कितना होता है? 260, 260 प्लस 200 460, ठीक है, जूल पर केल्विन, ठीक है। एंड फिर बाद में तुम लोगों को क्या करना है? हाँ, मतलब उसको किलो जूल्स में लो एंड फिर बाद में डेल्टा जी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 22,000 माइनस टी, टेम्परेचर कितना दिया था मैं? 300, ओके, 300 इंटू 460, ठीक है, समझ पा रहे हो? एंड फिर बाद में जो भी आंसर आएगा वो चेक कर लेना, ठीक है, ओके। जो आंसर माइनस में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, ओके, लिख दो। बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट, क्यू एंड के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हम लोग आगे जाके इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम रहता क्या है वो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में होता क्या है, कोई एक कंपाउंड किसी बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, गिविंग अस CND, ये समझ में आ रही है, ठीक है। वो आगे मोल्स है, स्मॉल लेटर्स वो मोल्स है, ठीक है, A मोल्स प्लस B मोल्स प्लस C मोल्स प्लस D मोल्स, ठीक है, वैसा, ओके। अब इनिशियली सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है? रिएक्टेंट A एंड B, जो कि फटाफट क्या बनाना स्टार्ट करेगा? CND, समझ में आ रहा है? अब ये रिएक्शन में कुछ एक स्पेशलिटी है, जैसे ही CND बनना स्टार्ट होते हैं ये वापस रिवर्स में आ सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे ये CND वापस क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? A एंड B, समझ में आ रहा है? दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। A B अगर CD दे रहे तो उसी टाइम पे CD वापस पीछे आ सकते हैं, ठीक है। बट शुरुआत में क्या ज़्यादा था? A एंड B या C एंड B? CND, A एंड B, तो A एंड B ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिएक्ट कर पाएंगे एंड बहुत तेजी से क्या बनाना स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में CND बहुत कम है तो बहुत धीरे धीरे A एंड B बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे क्या होगा? A एंड B कम होते जा रहे हैं एंड क्या बढ़ते जा रहे हैं? तो CND जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इनकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? समझ में आ रहा है? तो विद टाइम देयर रिएक्शन स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है? वापस A एंड B CND बनाते जा रहे हैं बट इनका रेट क्या होते जा रहा है, स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एंड ये बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी रेट बढ़ते जा रही है। एक पॉइंट आता है जब एक A एंड B अगर C और D दे रहे हैं तो उसी टाइम पे C एंड D क्या दे रहे हैं? ये समझ में आ रहा है? रिएक्शन रुकी है क्या? नहीं, अभी भी हो रही है। A B कंटिन्यूसली CD बना रहे हैं बट उसी टाइम पे CD कंटिन्यूसली A B बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? बट दोनों का रेट क्या हो गया एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज, समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकती है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? ओके, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद वाला सब कुछ हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, बट उसके पहले देयर इज वन फॉर्मूला टू फाइंड के इक्विलिब्रियम, ठीक है। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इनटू D एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम इनटू B एट इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है? C रेज़ टू C इनटू D रेज़ टू D अपॉन A रेज़ टू A अपॉन इनटू B रेज़ टू B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज़ टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसकी डेरिवेशन अगले चैप्टर में होगी, बोलो। कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे वैसे ही और एक रहता है Q, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। क्या बोलते हैं?
Reaction quotient is concentration of C raised to C, concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A and B raised to B. दोनों फॉर्मूला सेम है. Then what is the difference? ओके तो देखो वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफाइन होगा, इक्विलिब्रियम पे. मतलब यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशंस थे वो कहाँ के कॉन्सेंट्रेशंस है, बट इक्विलिब्रियम के पहले और बाद में भी तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहता है ना बे. तो अगर उनमें से कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लिया तो क्या बनता है, Q. ठीक है. अब इसका मीनिंग ये अपने को क्या बताता है, ध्यान दो. अगेन ये अगले चैप्टर में आराम से पढ़ाया जाएगा. अभी जस्ट मैं टर्म्स बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला में यूज होंगे. ठीक है. ओके. रिएक्शन हमेशा 0% से मैक्सिमम कितना जा सकती है, 100%. क्वेश्चन, कैन इक्विलिब्रियम रिएक्शन या फिर कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन गो टू 100% कंप्लीशन? नो ना, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब ए बी अगर सी डी में जा रहा है तो वापस सी डी ए बी में जाता है. तो 100% कंप्लीशन इसका कभी हो सकता है क्या, नहीं. सही पकड़ा है. ठीक है. तो ये बीच में किधर तो आके ऐसे बैलेंस स्टेट में चली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है. अब ध्यान दो, लेट अस से इनिशियली मतलब रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है. समझ में आ रहा है. रिएक्शन जस्ट शुरू होगी तो वो क्यों होगा, इक्विलिब्रियम पहुंचे नहीं है ना बे. अब रिएक्शन जब जस्ट स्टार्ट हुई है तो सी और डी मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है. जस्ट शुरू हुई है, प्रोडक्ट्स बहुत कम है, बने नहीं अभी तक, एंड रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है. समझ में आ रहा है. तो क्यू की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मतलब बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी, छोटी रहेगी. तो इनिशियली वैल्यू ऑफ क्यू इज लेस देन के इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है. मतलब रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम तक पहुंची है क्या, तो इट विल गो इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड. समझ में आ रहा है. तो व्हेन Q इज लेस देन के इक्विलिब्रियम रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई, कैसे आगे पहुंचती है बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. बट बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई तो प्रोडक्ट बहुत एंड रिएक्टेंट बहुत. अब ये Q बड़ा नंबर आएगा कि छोटा नंबर कंपेयर टू व्हाट. तो व्हेन Q becomes larger than K equilibrium, again it will try to reach K equilibrium, so it will move in backward direction. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना बे, तो इट कैन गो इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो Q अपने को क्या बताता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है या बैकवर्ड में जा रही है. समझ में आ रहा है. एंड इफ वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू K equilibrium देन इट विल गो इन ना इट हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम. ठीक है. तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई. अब वो आगे भी नहीं जाएगी पीछे भी नहीं जाएगी. ठीक है. बाकी हम लोग अगले चैप्टर में आराम से अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. अब ये सब बताने का रीज़न एक ही है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोगों को यूज़ करना है. फॉर्मूला इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नॉट आ गया तो स्टैंडर्ड वैल्यू एट एसटीपी. आर गैस कांस्टेंट, टी क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट. ठीक है. अब ये इक्वेशन यूज करके वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है. हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें से कुछ तो गायब करना पड़ेगा. तो लेट अस टेक एन कंडीशन. देखो भाई क्यू तो क्यू है तो इक्विलिब्रियम आ सकता है. तो एट इक्विलिब्रियम बताओ भाई इक्विलिब्रियम पे क्या होता है. ओके के क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम. वेरी नाइस. वो अगले चैप्टर का है. अपने अभी के चैप्टर का और कुछ बताओ. डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी बिकम्स 0 एंड उसने जो बोला क्यू बिकम्स के इक्विलिब्रियम. ये दोनों कंडीशन समझ में आ रही है. ओके. डेल्टा जी नॉट क्या बनेगा, वो कुछ नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो चेंज होती है क्या, नहीं, वो एसटीपी पे ली हुई वैल्यू है. ठीक है. तो अब इक्वेशन क्या बन रही है, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम. सॉरी माइनस नहीं क्या, प्लस. तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या बनता है यहां से, ये समझ पा रहे हैं, लिख दो जल्दी. ये फिजिक्स में हीट इंजन स्टार्ट हुआ है, नहीं फिजिक्स में कहाँ तक हुआ है, हाँ
अच्छा कैलोरीमेट्री तक हो गया है, हाँ केटीजी भी चालू हो गया है। अच्छा केटीजी में डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, हो गया। वो उधर फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, कोई तो मेरे को याद नहीं अभी। एफ बाय हाँ क्या, एफ बाय 2 NRT, NR T, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, हाँ ओके। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम लोग वहाँ पे निकालते नहीं हो ना, मतलब एग्जैक्टली ऐसे कैसे आता है क्या, वो जस्ट डायरेक्ट वैल्यूज तुम लोग पुट करते हो F की। ये किस चीज का फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का नहीं, एनर्जी का है ना, हाँ मतलब वो 3/2 RT जैसा ना बे, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT वाला। हेलो हाँ नहीं पढ़े थे, मतलब पढ़ा डायरेक्टली नहीं था, हाँ कंसेप्चुअली अलग थे, हाँ। ये चलो ये करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो ये, चलो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से पार्ट का है? नहीं मतलब हेडिंग, हाँ बॉर्न-हेबर साइकिल का है, जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, फिर थर्मो में हम लोगों ने एक बार रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, करो इसको सॉल्व, चलो देखो आ रहा है क्या, 2 बार पढ़ा के हो गया वो। एंड हाँ बॉर्न-हेबर साइकिल मेंस लेवल तक सिर्फ NaCl का पूछा जाएगा बे। अब यहाँ पे डायरेक्ट NaCl नहीं है, ये MX है ना, मेटल NaHCl, NaCl जैसा कंपाउंड, समझ में आ रहा है? NaCl KCl वही आ सकता है, तो उतना तो एटलीस्ट अच्छे से करके रखो। एडवांस में MgCl2, Al2O3 कुछ भी आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिखो एटलीस्ट, डायरेक्ट अगर आंसर आ रहा होगा तो ठीक है। देखो कितना प्यार से उन्होंने सब कुछ दे दिया है बे, कुछ बचा ही नहीं है, सब रिएक्शन लिख के दिए है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, वो भी चलेगा मुझे। ठीक है चलो हो गया। इसके लिए एकदम सिंपल है, डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा G ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा G ऑफ आयनाइजेशन प्लस डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा G का लिख रहा हूँ, डेल्टा H, सॉरी, हाँ अपॉन 2 प्लस डेल्टा EG प्लस डेल्टा लैटिस। ये हम लोगों का फॉर्मूला था NaCl के लिए। बाकी MgCl2 आ गया तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे 2 आता है, MgCl2 में ये Cl 2 टाइम्स हो जाता है, तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इधर इंटू 2 होता है, तो डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी प्लस डेल्टा EG, ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज MgCl2 में 2 Cl है। ठीक है वैसा, ओके। अब सब्लिमेशन कितना, फॉर्मेशन कितना दिया है बे, -400 इज इक्वल टू सब्लिमेशन, वो लैटिस है बे 100 प्लस ना, हाँ 100 प्लस आयनाइजेशन 500, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, x ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लैटिस एंथैल्पी। अब देखो भाई ध्यान दो, रुको जरा, हाँ ये लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी है, लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी है, ये लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी है, बट हम लोग यहाँ पे लैटिस फॉर्मेशन करते हैं ना, फॉर्मेशन है ना भाई, तो ये प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, माइनस, फॉर्मेशन में वैल्यूज माइनस हो जाती है, समझ में आ रहा है? तो देखो भाई ये हो गया 600 -800 से माइनस करूंगा तो -200 बचेगा, -200 तो ये -500 बन गया, -500 इधर आएगा तो माइनस प्लस होगा, अच्छा 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो x/2 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू, दैट इज योर आंसर। फॉर्मूला पता होगा तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो करते बैठो, अब स्किप करो नहीं तो। हाँ बिकॉज यहाँ पे एक x है ना, एंड बॉन्ड एंथैल्पी में x2 है, तो इसलिए x/2 होता है। बॉर्न-हेबर साइकिल एक बार चेक कर रहा, हाँ नहीं देखो, x2 जब ब्रेक करते हो तो 2x बनता है, बट वी रिक्वायर ओनली x,
दैट इज द रीजन। ठीक है, ओके, समझे ये? बाकी तुम लोग एक बार घर पे जाके रिवाइज करना भाई, ये एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा मैं कहाँ से आया क्या आया था। ठीक है, 2 बार पहले से पढ़ा के हो गया है, उतना ही होता है, इतने इससे ज़्यादा लाड नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर कितना है 200 ना भाई। चलो पुट करके देखते हैं, गलत गया तो फिर टाइम पास करेंगे कुछ, तो क्यों गलत गया देखेंगे। यो सही आ गया। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर, ये जल्दी करो भाई, ये क्वेश्चन लिखना अभी जो पढ़ा है ना उसका है, जाना। हाँ, 1 मिनट का टाइम है, चाहिए तो क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले आंसर निकालना स्टार्ट करो। बारू दिख रहे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी है, ये डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर है। ठीक है, तो एटलीस्ट फार्मूला शीट बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो उनकी, उतना तो मतलब ln of 10 is 2.303। ln of 10 नहीं पता तो log of 10 तो पता है 1 है, एंड log और ln को कन्वर्ट कैसे करते 2.303 log of 10, समझे? तो 2.303 log of 10 is 1, तो आंसर इज 2.303। अभी के लिए ले लो, चलेगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालते बैठेंगे तो मतलब मौत आ जाएगी। बट वैसे तो नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। नहीं, उन्होंने एग्जैक्ट दी है ना वैल्यू, तो वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए ले लो, वही बोल रहा हूँ, छोड़ दो, चलते हैं। अभी के लिए r को 25/3 ले लो, आंसर शायद से गलत चला जाए। ठीक है, बट एग्जैक्ट आंसर निकालना मतलब यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा। जब डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन रहता है तो यही दिक्कत होती है कि वो कैलकुलेशन लेंदी देते हैं। ठीक है, इसके पहले कैलकुलेशन बहुत इजी थे, डायरेक्ट आंसर आ रहे थे, बिकॉज क्वेश्चन में ट्रिक थी कुछ, तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है बट न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है -5757, तो -5757 मतलब कितना जूल्स हो गया, किलो जूल हो गया 5.757। अरे कुछ समझ में आ रहा है? एड 5.757 इंटू 10⁻⁻1 करेंगे तो 57.57। लास्ट आंसर, फाइनल आंसर क्या लोगे? 58 लेना पड़ेगा ना भाई। अगर तुमको 57.57 आ रहा है, ये इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप में तुम लोगों को राउंड ऑफ करके लिखना है, तो 57.57 को राउंड ऑफ क्या करोगे? 58 में करोगे। तो चलो ट्राई करते हैं। छी 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 छी, राउंड ऑफ गलत किया क्या बे? 57.44 आ रहा है, तुमने 25/3 लिया था ना बे। तो देखो 25/3 बिकम्स 8.33, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग अंदाज कैसे बांध सकते हो। 8.33 मतलब बढ़ाया ना तुम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन, तो ओरिजिनल आंसर थोड़ा छोटा आएगा, समझा? तो मिस्टेक यहाँ पे थी और कुछ नहीं, तो आंसर 58 नहीं 57 है, बिकॉज हम लोगों ने राउंड ऑफ करके वो बढ़ाया था। ठीक है, बाकी ठीक ही है। चलो नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा जी, मैं डेल्टा जी का पढ़ा रहा हूँ, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी डेल्टा जी क्या लिख रहा हूँ मैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जी। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी। जी का फॉर्मूला क्या था? तो अब सिर्फ जी है तो डेल्टा पूरा निकाल दिया, तो क्या बनेगा? h माइनस टी एस। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग होल इक्वेशन, तो डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस। समझ में आ रहा है? अब डी टी एस का डिफरेंशिएशन करो बे। अरे बताओ बे। हाँ, क्या होता है? टी डी एस माइनस एस डी टी, इतना आता है सबको? यू वी रूल। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच? एच की वैल्यू, एच का फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला, हाँ, डेल्टा पी वी। तो ये एक्चुअली डी के फॉर्म में है, तो डी यू प्लस डी पी वी। ये क्या क्या समझा? पक्का? ये देखो हम लोग जी का डिफरेंशिएशन फॉर्म पढ़ रहे हैं, बट जी में एच अपने आप कवर हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एच में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से भी डिफरेंशिएशन ऑफ एच है, समझा? पक्का?
ओके अब यूनिवर्सल फॉर्मूला याद है ना बे? ओके पीवी को यूवी रूल अप्लाई करो, क्या होगा? पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। यू का यूनिवर्सल फॉर्मूला Q प्लस डब्ल्यू। एनसीपी एंड एनसीवी लाएंगे ना तो बाकी टर्म्स से वो पूरा अलग हो जाएगा, इसलिए वो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ रीजन नहीं है। ओके तो अब यहाँ पे U का डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? G में सब डिफरेंशियल फॉर्म कवर हो जाते हैं, H भी U भी, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। तो U के लिए क्या लिख सकते हैं? dq प्लस, ओके व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ W? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब अपने को dw चाहिए छोटू सा, तो क्या आंसर आएगा? माइनस पीडीवी। अरे को भाई dw से w अगर जाना है तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन से w जाना है तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, माइनस पीडीवी, बात खत्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dq? nc एंड डेल्टा डी, बट अगेन वही दिक्कत है, सब कुछ p एंड v के टर्म्स में है, यहाँ पे हम लोग अलग कैसे लाए? तो इसके लिए और एक फॉर्मूला भी जस्ट ने 2 लेक्चर पहले लाया था, याद है क्या? तो dq इज इक्वल टू TDS रिवर्सिबल, हाँ dq रिवर्सिबल, वही चलता है, स्मॉल चेंज, छोटा चेंज अगर रहेगा तो रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, छोटा छोटा धीरे धीरे होगा वैसा, ठीक है। ओके तो वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है हम लोग बाद में चेक करेंगे, बट छोटे चेंज में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके हाँ, अब तो dq का फॉर्मूला क्या आया? TDS, dw का माइनस pdv प्लस pdv प्लस vdp माइनस TDS माइनस, ये समझे? अब ध्यान दो, सुनो बे, हाँ वो कैंसिल बाद में देखते हैं, बट ये पूरा dg है, इसमें ये इतना पार्ट du है, दिख रहा है ना? dq प्लस dw du, इसमें ये इतना पार्ट dh है, dpv dh du प्लस dpv, बाद में इसको एक्सपेंड करके ही है, एंड ये पूरा पार्ट dg है। समझ में आ रहा है? अलग अलग में पढ़ाते बैठने वाला नहीं हुआ, मतलब ये तुम लोग बाद में घर पे जाके लिखने वाले हो। अब कैंसलेशन बताओ, चलो। ओके pdv एंड TDS, ओके समझे? तो dg का डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ रहा है? ओके तो dg इज इक्वल टू vdp माइनस SDT। फिर बाद में वो पूछते हैं व्हाट इज दी, देखो भाई इसको रीड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये समझ में आ रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे रीड किया? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू टी एट अ कांस्टेंट, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू पी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वैसे दूसरी एक्सप्रेशन आ सकती है डेल जी बाय डेल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, चलेगा? इसको रीड करते करते समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके अब बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा बे? कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे dt इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? dt इज इक्वल टू 0, ये 0 बन गया तो ये टर्म 0 हो गई, तो dg इज इक्वल टू vdp, तो डेल जी बाई डेल पी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बनता है? ये समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट? ठीक है, दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? P तो कांस्टेंट है ना, dp इज 0, हाँ माइनस ऐसा आएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे dp 0 होगा, dp 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गई dp वाली, तो dt नीचे लेके आओगे तो माइनस एस बचेगा। डाउट? ओके लिखो, फिर बाद में इसको एडवांस में कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है? एडवांस में तो तुम लोगों को ऐसे मतलब इस इक्वेशन को बहुत ऐसे उल्टा सुल्टा करना पड़ सकता है, ठीक है? हाँ घर पे जाके तुम लोग
डी यू ढूंढ के निकालोगे, डी एच ढूंढ के निकालोगे, फिर बाद में डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस, डेल एच बाय del s at a constant p and del h by del p at a constant s। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी है, बट उसमें ना एक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी करके कंसेप्ट आ जाता है, तो वो ट्रिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़े। कौन सा सेकंड वाला? हाँ, ये खुद से सॉल्व करना है, और ये इतना पार्ट घर पे जाके करना है बे, ये होमवर्क है, खुद से सॉल्व करो। एंड सॉल्व करके दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, वो उसमें ही अंदर सॉल्व्ड है पहले से, तुम लोगों को सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करते जाना है। डी यू इधर से है, ये इतना पार्ट डी यू है, एंड ये इतना पार्ट डी एच है। निकाल लोगे ना खुद से, प्लीज कर लेना। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़े। थोड़ा ही तो टाइम बाकी है, एक ही तो घंटा है, ब्रेक लेके क्या ही करोगे, वही छोड़ो। हाँ, ओह यस, 11 बजे तक है, थैंक यू, मैं तो भूल गया था। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक क्वेश्चन मुझे मिला था, गुम हो गया। नहीं रुको, पहले एक क्वेश्चन करने दो मुझे, फिर ब्रेक देता हूँ। क्या हो बे, क्यों गालियाँ दे रहे हो? किसने बताया बाय द वे? कौन है वो बदकिस्मत? अब तेरे को ये बहुत गालियाँ देंगे। नहीं ओके, क्वेश्चन नंबर 31। अरे पहले क्वेश्चन तो करो ना यार, रोते बैठते हो, रुको तो, बाद में तुम लोग 2 मिनट में भूल जाते हो चीजें, फिर आंसर नहीं आएगा, मुझे बुरा लगेगा। 31, चलो ये देखो, मैच द कॉलम्स। ठीक है, थोड़ा सा तो अभी कर लिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब ध्यान दो बे। हाँ, ओके, अब ध्यान दो। अब हम लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, dh बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, ये उधर होमवर्क में भी नहीं दिया है मैंने, चेक कर लेना चाहिए। तो ये उधर से सॉल्व होता भी नहीं है, बी एंड सी, डी एच बाई डी टी एंड डी यू बाई डी टी, ये होमवर्क में दिया नहीं है, एंड अभी हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे सॉल्व होता भी नहीं है। डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, उसका आंसर क्या आना चाहिए? अरे रे रे, कौन से तुक्के मारते हो बे? सीपी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सीपी। क्यों? बिकॉज डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1 ले ली, डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, एंड डी टी नीचे आ गया तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू सीपी। कॉमन सेंस। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो हमेशा चिल्ला चिल्ला के हम लोग बोलते रहते हैं, सीपी इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी एच इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी यू एट बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। समझ पा रहे हो कुछ? एंड फिर बाद में डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अभी हम लोगों ने किया था, तो वो वी डी पी से याद रखना बे, वी डी पी माइनस एस डी टी, तो डी टी उधर जाएगा माइनस एस डी टी, दिख रहा है क्या? एंड फिर बाद में डी जी बाई डी पी इज वी डी पी माइनस एस डी टी, तो डी पी इज वी डी पी, तो वी। समझे कुछ? वैसे और 4 तुम लोगों को दिए हुए हैं, ये 2025 का ही है ना, आई गेस 2025 का है, तो 2026 में बाकी और जो 4 बचे उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। समझा? 26 नहीं, लोग 27 वाले हो ना भाई, सॉरी, हाँ 2027 में आ सकता है। ठीक है, ओके, चलो अब 9:50 को मिलते हैं।
हीट इंजन। हाँ, और बैग्स चेक होती है कुछ है ऐसे, मतलब हाँ हाँ क्या, अरे नहीं, दारू वारों के लिए पकड़ा गया है ऐसा मतलब, ठीक है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। जाके ऐसे वो टॉयलेट का जो ये ना फ्लश, उसका डब्बा ओपन करने का, छुपा देने का, ठीक है। बैग्स चेकिंग के टाइम पे मिलना नहीं चाहिए, मिला तो अरे हराम करो, वापस लाओ ही मत, ठीक है। हाँ क्या, क्योंकि बैग्स चेक हुई है और मिला गया है, फिर बाद में गालियां और मतलब पूरी पिकनिक का मजा किरकिरा हो जाता है। अगर किसी की वजह से ऐसा हुआ तो आके मैं ही पहले मारूंगा, और तू लेता रहता है कुछ, मैं ना लाना भी मत, ठीक है। हाँ, और तेरा पेपर स्प्रे घर पे रखना, ठीक है। पिकनिक में अगर मेरे आग जलने लगे किसी भी चीज से तो आके तुझे कुटूंगा मैं पहले। हाँ क्या क्या क्या, अरे कोई नहीं पूछता। सर आपके बैग में रखो, आपका कौन चेक करेगा? हाँ, आपका बैग कौन चेक करेगा? अरे बट क्यों रखना है तुम लोगों को? हाँ नहीं नहीं, आपको भी देखिए, आप देखिए। हाँ आप आपके मेजॉरिटी आप लोगों क्या क्या, वो पकड़े गए तो पिकनिक का मजा खराब होगा, बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी चॉइस है, मेरे को नहीं पूछने का, ठीक है। बाद में अगर बोले ना कि मैंने बोला था, डंडे में ही मारूंगा साथ। हाँ चलो बे, अब यहाँ पे ध्यान दो। अंदर से मन तो क्या, अब हीट इंजन ध्यान दो, ये केमिस्ट्री में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। हाँ कौन, मतलब स्टाफ? हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसे अचानक रूम में रेड पड़ती है, क्या चालू है, दारू सीज करेंगे, फिर बाद में हम लोग रात को यूज करेंगे। हाँ तुम लोग नॉक करने में, अगर ओपन करने में टाइम लगवाओगे तो, और जनरली रात भर कोई सोता नहीं है ना, वैसे सब जन बाहर रहते हैं। जो रूम में बैठा रहता है ना, उसके रूम पे जाके नॉक होता है पहले कि क्या चालू है, बाहर निकलो। क्या सामने सामने, अब चलो बस, अब यहाँ पे। हाँ क्या क्या, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ फिर। हाँ कुछ नहीं यार, पूरी पिकनिक खराब हो गई थी, फिर ऐसे मजा नहीं आया था। हाँ फिर क्या मतलब, ऐसे सब बच्चों को फिर चेकअप एंड ऑल, उसमें मतलब 3-4 घंटे निकल जाते हैं ना। फिर सारे बच्चों को सामने खड़े करो, सबके रूम्स ओपन करो, वैसा करो वैसा करो, सारे बैग्स ओपन करके बैठो, 3-4 घंटे उसमें ही चले जाते हैं, फिर ऐसे वैसा तो। हाँ क्या क्या, हाँ अब तू मतलब ऐसे गारंटी कैसे देगा ना, बड़े से कोई पीकर ऐसे बोलने लग गया, हाँ थी होती, कोई रोना धोना किसी ने स्टार्ट कर दिया, किसी ने नस वस काट दी किसी के याद में, क्या मुझे क्या पता, इसको लिमिट पता है। अब चलो भाई, हाँ क्या बोली, बोल और तू कौन सी लेता है? तू नहीं पीता, हाँ क्या, नहीं उसकी शक्ल लगती नहीं मेरे को दारू लगती है? हाँ क्या, हर दिन क्या, हाँ बराबर, बड़ी तेरी हरकत नहीं है ना, इसलिए। देखो बैक यहाँ पे, अब ये पार्ट बाद में चलो, ये पार्ट मेजरली फिजिक्स का है, ध्यान देंगे। ये तुम लोगों को फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में भी कवर होगा। यहाँ पे अभी बातें बन, तो अमान, तो नहीं अमान ही है, तुम्हारा नाम क्या भूल गया? हाँ नमीर। हाँ अब इसमें ये फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा
केमिस्ट्री में सिर्फ एंट्रोपी की डेरिवेशन कि एंट्रोपी कहाँ से आती है वो फिजिक्स में भी कवर होगी, नो डाउट, ठीक है, बट केमिस्ट्री में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान दो इंजन कैसे वर्क करता है। इंजन में एक जगह पे हम लोग डालते हैं पेट्रोल, पेट्रोल को हम लोग बोलेंगे एनर्जी का सोर्स। समझ में आ रहा है? ये पेट्रोल अंदर इंजन के क्या होता है, कंबस्ट होता है, कंबशन में ये कुछ एनर्जी देता है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं Q1। नाउ दिस Q1 इज प्लस और माइनस, इंजन के रिस्पेक्ट में ये Q प्लस है या माइनस है, प्लस है क्योंकि पेट्रोल ने उतना Q इंजन को दिया, ठीक है, तो दिस इज प्लस Q1। ये समझ में आ रहा है? फिर बाद में इंजन को उतनी एनर्जी मिली, ठीक है, इंजन में ये इतनी एनर्जी गई, इंजन ने किया कुछ वर्क डन, अभी टाइम पास नहीं, अभी ध्यान देंगे समझे, इंजन ने किया कुछ वर्क डन, समझे। अब ये जो वर्क डन हो रहा है वो इंजन कर रहा है, ठीक है, वो उतना वर्क डन अपने को मिला, एंड फिर बाद में देखो भाई जितनी Q1 है उतनी सारी की सारी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी क्या? नहीं, कुछ एनर्जी किस फॉर्म में लूज होती है, हीट फॉर्म में, तो इंजन खुद गर्म होता है एंड इट लूजेस सम एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं Q2, एंड ये एनर्जी जो है वो कहां पे रिलीज होती है बे? अरे बताओ, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंक, क्या बोलने का, सिंक। जो भी एक्स्ट्रा की एनर्जी है वो हम लोग सिंक में रिलीज करते हैं, मतलब एनवायरमेंट में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इस सिंक की एक डेफिनेशन है, सिंक इज द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक इंजन से जो भी हीट रिलीज होती है उससे अपने एनवायरमेंट का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री हो सकता है, क्या है? नहीं। समझ में आ रहा है? तो एक इंजन को जैसे कुछ फर्क पड़ता है, टेम्परेचर चेंज होता है, सिंक का नहीं होता। यहाँ पे जो हीट लूज हुई उसे हम लोग बोलेंगे सिंक के हीट, सिंक को जो एनर्जी मिली उसको हम लोग बोलेंगे Q2। समझ में आ रहा है? ये प्लस Q2 है या माइनस Q2 है? माइनस, क्यों माइनस? बिकॉज उतनी हीट इंजन ने लूज की। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान दो, W, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ W विथ Q1 एंड Q2? बताओ। या फिर मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन देता हूँ, रुको। लेट अस से Q1 थी 1000 जूल्स, ठीक है, एंड Q2 है 600 जूल्स, 400 joules. Now what is the formula of W with respect to Q1 and Q2? Okay, तो Q1 minus Q2। ये समझ में आ रहा है? ये बातें मत करो भाई, यहाँ पे ध्यान दो। क्या हो रहा है? एसी कम करनी है तो क्या कर रहे तुझे? छोड़ो, मारूंगा किसी के। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है? एक बार मैंने ऐसे एक कीड़े को मारा था तो एक लड़की को बहुत बुरा लग गया था, और सर आपने इसको मार, मैं लाइक येड़ी है क्या? नहीं मारना रहता एंड ऑल, मैं लाइक तो इसलिए मैं रुक गया, अभी इसको मारा नहीं मैंने, वो याद आ गया मुझे अचानक से। ऐसे क्या देखा आपने, चहल चिल्लाने लग जाती, फिर वो इधर से अभी शुरू हो रही है। ओके, तो ये समझ में आ रहा है Q1 माइनस Q2। ओके, अब इसमें दूसरी चीज रहती है परसेंटेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को दिखाते हैं ईटा से, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एफिशिएंसी? अब मुझे बताओ इंजन की एफिशिएंसी कितने परसेंट है? अरे रे, हाँ 40% है, दिख रहा है। वर्क डन कितना हो रहा है? सिर्फ 400 जूल्स का हो रहा है। तो इंजन की मतलब 1000 जूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट 400 जूल्स का ये वर्क डन हो रहा है, तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? 40%। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? W by Q1 into 100 और Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, ये जो फॉर्मूला है इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल फॉर्मूला, जो तुम लोग इंजन से एक्चुअली करके निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, सोर्स और मतलब सोर्स एंड सिंक, इन दोनों का टेम्परेचर देखने का, मतलब टेम्परेचर नहीं, हीट, ठीक है, एंड फिर बाद में आंसर मिल जाता है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल फॉर्मूला। एंड
एक रहता है थियोरेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। थियोरेटिकल फॉर्मूला इसकी डेरिवेशन है जो तुम लोगों को बाद में पढ़ाई जाएगी फिजिक्स में, मैं भी पढ़ा सकता हूँ बट वो फोकट मतलब केमिस्ट्री में यूज ही नहीं होती, तो क्यों टाइम पास करें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है T1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है, लिख दो इसे, इंटू 100, वो भूल गया, इंटू 100, ठीक है। यूजिंग theoretical formula, explain why explain why no engine can have an efficiency of 100%, ठीक है। अब ये क्या है बे, ये नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%, इसे क्या बोला था हम लोगों ने, नहीं पहले इसका नाम, नहीं ये स्लॉट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, ठीक है, ओके आंसर, वेरी नाइस, ठीक है। तो इसको 100 करने के लिए T1 माइनस T2 बाई T1, इसमें T2 0 होना पड़ेगा, तो T1 बाई T1 कैंसिल आउट होकर 100% आंसर आएगा। एंड T2 0 करने के लिए मतलब 0 केल्विन पे जाना चाहिए ना बे, तो फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100% efficiency, T2 must become 0 Kelvin and it is impossible to achieve 0 Kelvin, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, ये देखो ना, Q1 का मतलब हाँ सराउंडिंग का, करेक्ट, सराउंडिंग का, ये T1 एंड ये T2, ठीक है। तो तुम लोगों को इंजन के आजू बाजू वाला जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन पे मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है, जो कि मतलब कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, लिख दो। अब हाँ, बाय द वे, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर वैसे खत्म हो गया, मतलब तुम लोग सारे अभी पीवाईक्यूज कर सकते हो। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं ना वो थोड़ा बहुत एडवांस में अगर गलती से काम आ गया, जो कि फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इंजन का पार्ट जो है ना, और इंजन के एडवांस के क्वेश्चन मेरे पास नहीं लाने के, फिजिक्स के सर के पास लेके जाने के, पहले ही बोल रहा हूँ, हाँ है ना, कौन पढ़ा रहा है? शशांक सर, हाँ उनको जाके पकड़ने का, ठीक है, यस, यहाँ पे दिलाने का, ओके। एंड बाकी थर्मोडायनेमिक्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो तुम लोग यहाँ पे ला सकते हो। इंजन जो है वो पूरा फिजिक्स में ही आता है, ठीक है, तो मैं आंसर दे भी दूंगा, बट मेरा दिमाग जरा उसमें मतलब ऐसे ज्यादा लगता है, ऐसे ज्यादा लगाना पड़ता है, वो कैसे उनको आदत है, वो फटाफट कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है, मेरे को तकलीफ मत दो। बोलो, हाँ पानी तो पीता है नहीं तू। अब यहाँ पे देखो बे, हेडिंग लिखो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दो बे, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सब जन यहाँ पे देखेंगे अभी। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमेजिनरी प्रोसेस, ये पता होगा, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में कंडीशन क्या रहती है, जो थियरी में तुम लोगों को एफिशिएंसी आएगी वही मिलनी चाहिए प्रैक्टिकली, समझ में आ रहा है? इसके एक एग्जांपल देता हूँ, देखो तुम लोग अगर कोई नई कार बाइक कुछ भी खरीद रहे हो तो कार के ऊपर ऐसे मतलब है ना माइलेज लिखा रहता है, 15 किलोमीटर पर लीटर, 25 किलोमीटर पर लीटर, कुछ भी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू लिखी हुई है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो थियोरेटिकल वैल्यू है। जब तुम लोग एक्चुअली रोड पे चलाना स्टार्ट करते हो उतना मिलता है क्या? ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है? कम मिलता है, बराबर है क्या नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट थियरी में मिलना, ये रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है, ठीक है। चलो बे, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100। ये दोनों कट हो गए, 100 कट हो गए, T1 से दोनों जगह पे डिवाइड कर रहा हूं तो बनेगा 1 माइनस T2 बाई T1
इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 और माइनस कैंसिल कर दूं तो 1 माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एंड फिर बाद में Q1 बाय T1 इज इक्वल टू Q2 बाय T2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये इधर से इधर ला रहा हूं, ठीक है। अब ये इधर से इधर लाया, अरे हाँ तुम लोगों को इंजन की वर्किंग एक्सप्लेन करना रहेगा मेरा साला, ठीक है। थोड़ी देर के बाद चलेगा, अभी के लिए मेरे ऊपर वैसे मतलब वो बाद में बताता हूँ इंजन की वर्किंग, बट अभी के लिए जो बोल रहा हूँ याद रखना सिर्फ, मतलब वैसे अज्यूम करना कि तुम लोगों को पता है। तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा? Q1 माइनस T1 प्लस माइनस Q2 बाय T2, ऐसे लिखूंगा, चलेगा। विच इज इक्वल टू, अब याद रखो भाई, इंजन जो है ना ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इतना तो पता होगा ना भाई। वो पिस्टन ऊपर जाता है, व्हील घूमता है, वापस नीचे आता है, ये पता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में सारे जो ये ऐसे पैरामीटर्स हैं, इनके एडिशन जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? साइक्लिक इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वी कैन राइट डाउन दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई T फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ऊपर रिवर्सिबल प्रोसेस थी, समझ में आ रहा है, इज ऑलवेज इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत? अरे ये समझे क्या? साइक्लिक इंटीग्रल किस चीज का जीरो आता है? साइक्लिक इंटीग्रल किस चीज का जीरो रहता है? स्टेट फंक्शन का जीरो रहता है। किसका जीरो रहता है? कुछ नहीं आता तुम लोगों को। सो इफ साइक्लिक इंटीग्रल इज जीरो दैट मीन्स दिस थिंग इज अ न्यू स्टेट फंक्शन। अरे समझ में आ रहा है क्या? दिस इज अ न्यू, तो इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? हाँ कौन बोला भाई? एंट्रोपी। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? एंट्रोपी की प्रॉपर डेरिवेशन वो पहले थुप्पट्टी पढ़ाई थी, ये ओरिजिनल डेरिवेशन है, समझे? तो एंट्रोपी ये यहां से आता है कि भाई फॉर इंजन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई T इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? एंड साइक्लिक इंटीग्रल जब जीरो रहता है तो एक स्टेट फंक्शन जन्म लेता है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी बिकम्स डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T। इसमें रिवर्सिबल क्यों रहता है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन सिर्फ रिवर्सिबल कंडीशन में रहेगा, बाकी कहीं पे रहेगा क्या? समझे क्या? ए वहां पे हिरक, यहाँ पे ध्यान दो भाई तुम लोग, मतलब आज पूरे टाइम बात ही कर रहे हो ये इधर वाले, ये समझे? ये जल्दी लिखो, चलो बस रहे, चलो जल्दी। ये हो गया, जल्दी लिखो, फिर बाद में क्लॉशियस इनइक्वालिटीज पढ़ना है। क्या हुआ? क्लॉशियस इनइक्वालिटीज, क्लॉजियस करो, क्लॉशियस करो, जो भी चाहिए। आगे बढ़े। अब फॉर अ रियल प्रोसेस, चुप है नहीं, हाँ बोलो। हाँ अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ना, Q1 यहाँ पे लाया एंड T2 यहाँ पे लाया, तो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 ना। बोल अब नेक्स्ट, हाँ बोलो। हाँ देखो कौन बोल रहा है, कोई डाउट? हाँ ये हम लोगों ने बहुत पहले डिफाइन किया हुआ है कि स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जो रहता है ना वो जीरो रहता है। ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किया था, तो वो तुम्हें सिर्फ पता रहना चाहिए। तो जब कभी किसी भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो आ रहा है तो मतलब वो एक नया स्टेट फंक्शन है, एंड उस स्टेट फंक्शन को हम लोगों ने नाम क्या दिया? एंट्रोपी। बस खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है बंदा, फॉर अ इररिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ इररिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दो भाई, इररिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अब एक मिनट, हॅलो हॅलो, हो झालो कालच, हो येस चालेल, ठीक आहे, येस थँक्यू।
हाँ, अब रियल प्रोसेस में क्या होता है बे? थ्योरेटिकल वैल्यू बड़ी रहती है, प्रैक्टिकल बातें बंद। थ्योरेटिकल वैल्यू बड़ी रहती है, प्रैक्टिकल वैल्यू बड़ी रहती है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू बड़ी रहती है, प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा कम आती है। तो ईटा थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन प्रैक्टिकल वैल्यू। मतलब ऑन पेपर वो 15 किलोमीटर पर लीटर की अगर एवरेज देना चाहिए तो वो 12-13 ऐसे कुछ गाड़ी से मिलता है, कम मिलता है हमेशा। ये सबको समझ में आ रहा है? ओके। एंड इसके रीजन तो बहुत सारे रहते हैं, बट स्टिल अब यहाँ पे सेम चीज अगर अप्लाई करूं, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस T2 बाई T1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस Q2 बाई Q1। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ये वाला पार्ट इक्वल टू वाला, इधर तक वाला डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा। अब 1 कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस माइनस जब कैंसिल आउट करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई? चेंज हो जाएगी। तो क्या मिलेगा? T2 बाय T1 इज लेस देन Q2 बाय Q1। ये वाला पार्ट सबको आता है इतना मैथ्स का, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, फिर बाद में क्या आएगा? Q1 बाय T1 इज ग्रेटर देन Q2 बाय T2। ये इधर लाऊंगा तो Q1 बाय T1 माइनस मतलब प्लस माइनस ऑफ Q2 बाई T2 इज लेस देन 0। हाँ, बाय द वे ये प्लस क्योंकि हम लोग साइक्लिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड माइनस Q2 क्यों? बिकॉज हीट रिलीज होती है, Q2 इज माइनस। ठीक है, वैसा तो Q2 माइनस क्यू है बिकॉज हीट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड फिर बाद में अपने को फाइनल आंसर क्या मिलता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई T इज लेस देन 0 फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? बाय द वे Q2 बाई T2 माइनस ये मतलब ये अगर ऐसे करते Q2 बाय T2 माइनस Q1 बाय T1 तो क्या आता? बराबर। एंड ये अपना S2 माइनस S1 है विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि पॉजिटिव रहना भी चाहिए, तो रिएक्शन अपने आप होती है या फिर रियल रहती है, वैसा वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। बट वो अभी हम लोग डिराइव नहीं कर रहे, वो सब हम लोग देख के हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्लॉजेस इनइक्वालिटीज कर रहे हैं। एंड लास्ट ये वाला तुम लोग खुद से करो। फॉर हाँ, मुझे बताओ कौन से प्रोसेस में थियोरेटिकल वैल्यू जो रहती है वो छोटी रहेगी प्रैक्टिकल वैल्यू से? तो इमेजिनरी तो मतलब अपनी ये है, इमेजिनरी तो ये है, क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल प्रोसेस। इम्पॉसिबल प्रोसेस। ठीक है, इम्पॉसिबल प्रोसेस में थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के कंपैरिजन में छोटी रहती है। ठीक है, इसको कर लोगे, इसमें ये सिर्फ साइन उल्टी हो जाएगी। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई T इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बात खत्म। चलो जल्दी लिखो। क्या? नहीं, डेल्टा एस के साथ हम लोग कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं। डेल्टा एस नहीं है, ये Q बाई T का ही है साइक्लिक इंटीग्रल। कंप्लीट करो इसे जल्दी। तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे लिखना है, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। हो गया? तो यही क्लॉजेस इनइक्वालिटीज हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, क्लॉजेस इनइक्वालिटीज। क्लॉजेस इनइक्वालिटीज। इसमें पहला cyclic if cyclic integral of Q by T is equal to 0 then the reaction is
या फिर प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ q by t is less than 0, reaction is irreversible or real। ठीक है, this is imaginary। and if cyclic integral of q by t is greater than 0, then the process is impossible। इमेजिनरी बहुत अगर हम लोग स्पेसिफाइड कंडीशंस ले तो शायद रियल कर भी दे, मतलब अगर बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में, मतलब या फिर एटलीस्ट सोच तो सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है शायद से। इम्पॉसिबल है मतलब कुछ भी कर लो, कभी होगा ही नहीं। मतलब कोई इंसान आके अगर तुम लोगों को बोला कि अरे मेरे गाड़ी की माइलेज ऑन पेपर 15 की है एंड मुझे उतनी मिल रही है, तो बोले हाँ ठीक है चलो उसने हाईवे पे चलाई होगी कुछ। बट अगर कोई बोले मेरे गाड़ी की माइलेज 15 है बट मुझे ऑन पेपर मतलब रियलिटी में 20 मिल रही है, तो तुम लोग थोड़ा एड़ा ही बोलोगे ना उसको, वैसा। तो बहुत सी बार बोलते हैं ना हाईवे पे माइलेज बढ़ता है एंड ऑल, तो 60 मिल गया चलो, वैसा हो गया, लिख के हो गया। ओके अब क्वेश्चंस। अरे हाँ इंजन, सॉरी। अब देखो ये तुम लोगों को फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कैरनॉट इंजन, ठीक है, लिखो कैरनॉट इंजन। अब कैरनॉट करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सोचा कि अगर एक इंजन बनाना है जिसकी एफिशिएंसी एकदम मैक्सिमम है तो वो कैसे बना पाए। ध्यान दो भाई, कैरनॉट ने क्या सोचा है, एक मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला इंजन बनाना है, समझ में आ रहा है। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सर स्पॉन्टेनियस क्या बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल, ठीक है। तो लिखो भाई कैरनॉट इंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इमेजिनरी इंजन। पॉइंट नंबर 1, हाँ इट इज एन इमेजिनरी इंजन। इट इज एन इमेजिनरी इंजन। कैरनॉट ने एक इमेजिनरी इंजन सोचा, बनाया नहीं है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी इंजन। पॉइंट नंबर 2, ऑल प्रोसेसेस इन दिस इंजन आर इमेजिनरी, सॉरी आर रिवर्सिबल। ऑल प्रोसेसेस in this engine are reversible and सारे process reversible रहेंगे तो efficiency is maximum 100% या maximum। no engine will have efficiency of 100%, ठीक है। तो last it has maximum efficiency, मतलब तुम लोग अगर maximum efficiency का कोई भी इंजन बनाने जाओगे तो इतना ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के रेंज में, ठीक है। ये सब फिजिक्स में पढ़ाएंगे भाई, मतलब मैं तुम लोगों को और जितना भी बताते जाऊंगा ना तो वो तुम लोगों को मतलब बाउंसर ही जाएगा, तो छोड़ दो। अब इंजन की वर्किंग समझो भाई। इंजन में सबसे पहले होता क्या है, ध्यान देंगे सब जन। यहाँ पे ऐसा एक सिलेंडर रहता है, इसके अंदर एक ऐसा पिस्टन रहता है, पिस्टन बड़ा रहता है, मोटा सा, छोटा सा बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड इस पिस्टन को ऊपर क्या कनेक्टेड रहता है, अपना गियर्स, जो कि व्हील्स को बाद में रोटेट करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोग एकदम सिंपल ऐसे कंटेनर, इसके अंदर पिस्टन एंड अंदर एक ऐसे वाटर ड्रॉप आता है, सॉरी वाटर क्या बोल रहा हूँ, पेट्रोल का ड्रॉप, उसको स्पार्क करता है। स्पार्क करने के बाद होता है कंबशन, ये इसको एक्सप्लोड करता है, समझ में आ रहा है। एंड फिर उसके प्रेशर की वजह से फटाक से मतलब एनर्जी की वजह से ये ऊपर जाता है, ठीक है। वहां पे बात मत कर, यहाँ पे ध्यान दे। अब इसमें फर्स्ट इनिशियली ध्यान दो, मैं जैसे ही कंबशन होता है तो सारी की सारी एनर्जी, हीट एनर्जी ना जो बाहर निकल रही है, वो इनिशियली कन्वर्ट होती है किसमें, वर्क में, एक्सपांशन में, समझ में आ रहा है। तो यहां पे जितनी भी हीट एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये प्रोसेस क्या थी, हाँ आइसोथर्मल है, डेल्टा यू इज 0, आइसोथर्मल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। जिसमें इनिशियली इंजन का टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड इसमें एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन,
ठीक है, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो ऊपर उठता है, ठीक है। यस कम इन। क्या हुआ? हाँ सॉरी बोला क्या? कौन आया था? अच्छा ओके। अब यहां पे ये एक्सपांशन होने के बाद फिर मतलब थोड़े एक पॉइंट के बाद फिर हीट ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट होगी, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें से हीट बाहर निकल रही है, समझ पा रहे हो? ओके, तो आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, बट अभी हीट लूज होगी। हीट लूज होगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? टेम्परेचर जिसमें बढ़ता है वो आइसोथर्मल रहती है क्या? अब इसको बोलने का एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एक्सपांशन जिसमें हो रहा क्या है, थोड़ी सी हीट लूज हो रही है एंड जिसकी वजह से इंजन हाँ लूज हो रही है, मतलब क्या इंजन में यहाँ इंजन ही मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है काइंड ऑफ, मतलब वो जो मेटल फ्रेम है या फिर जो भी रहेगा, समझ पा रहे हो? एंड जिसकी वजह से इंजन क्या हो गया? गर्म हो गया एंड थोड़ा सा एक्सपांशन और हुआ, बट ज्यादा हो पा रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा है बे? क्योंकि कुछ मतलब थोड़ी सी हीट वर्क डन में गई एंड थोड़ी सी हीट इंजन को गर्म करने में गई। ये समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? अब पिस्टन एकदम ऊपर तक गया, अब उसके बाद पिस्टन क्या होगा? वापस घूम के नीचे आएगा। इनिशियली वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे नीचे फॉल्ट करना स्टार्ट करेगा एंड जिसमें ये जो कंप्रेशन होगा सारा का सारा इंजन का जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट वापस होगा एंड जिसको हम लोग वापस क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। ये समझ में आ रहा है? वापस एक बार आइसोथर्मल क्या हो रहा है अभी? एक्सपांशन है, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। ये आइडिया है ना, मतलब ऊपर एक व्हील लगा रहता है, ये ऊपर जाता है, व्हील घूमता है, वापस व्हील के फोर्स की वजह से नीचे आता है, ठीक है। या फिर अपनी साइकिल जो ऐसे थोड़ा सा पैडल मारने के बाद एक थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप कवर करती है, फिर बाद में वापस आगे पैडल मारना पड़ता है, फिर वापस थोड़ा सा नीचे अपने आप आती है। हाँ सेकंड वाला वापस एक्सप्लेन किया आपने, बोला हीट दिया और हीट बढ़ गई। नहीं क्या? हीट लूज हुआ ना, हाँ एंड टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर कम हो गया। नहीं सॉरी देखो, सारी हीट पिस्टन को मिलनी चाहिए थी तो सही रहता, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। बट अभी क्या हो रहा है? थोड़ा सा हीट मतलब थोड़ी सी एनर्जी इस पिस्टन को ऊपर उठाने में गई एंड थोड़ी सी हीट लूज होके मतलब पिस्टन को ना मिलते सिलेंडर को मिली एंड सिलेंडर मतलब इंजन का टेम्परेचर बढ़ा। अंतर समझा? अगर पिस्टन में सारी हीट कन्वर्ट हुई मतलब वर्क डन में कन्वर्ट होगी, उसको उठाने में अगर हीट गई तो, बट अगर वो सिलेंडर ने एब्जॉर्ब की मतलब इंजन ने एब्जॉर्ब किया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझा? तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, बोलो ओके। एंड फिर फाइनली कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। पहले क्या हो रहा है? तो इजीली कंप्रेस हो रहा है जिसमें एनर्जी कुछ बढ़ रही नहीं है एंड फिर बाद में थोड़ा सा कंप्रेस और होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने में, जो कि रहता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो फाइनली एडियाबैटिक कंप्रेशन वापस एक बार चाहिए तो देखो पे ध्यान दो। इनिशियली क्या हुआ? एक्सपांशन हुआ, गैस एक्सपांड होते हुए इनिशियली बहुत फोर्स से एक्सपांड होगी, सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? W में, वर्क में, मतलब जितने भी हीट रिलीज हुई वो सब वर्क में कन्वर्ट हुई, तो इट इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर को चेंज होगा ही नहीं। बट फिर बाद में और अच्छे खासे डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद और एक्सपांशन तो होगा, बट उस टाइम पे हीट लूज होना स्टार्ट होगी, मतलब रिलीज होना स्टार्ट होगी। किसको? इंजन को, तो इंजन गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर बाद में वापस कंप्रेशन होगा। इनिशियली फ्री फॉल में ऐसे फटाक से गिर जाएगा, बहुत ऊपर था, तो एक पॉइंट पे मतलब इधर तक आके कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। बट फिर बाद में और नीचे जब आएगा तो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी वो कहां से लेगा? तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके या फिर हीट एब्जॉर्ब करके, समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा फॉल होगा, ठीक है। वापस डेल्टा टी, हाँ जरा मुझे पैरामीटर्स बताओ भाई। आइसोथर्मल एक्सपांशन में प्रेशर करेक्ट, ये सारे रिवर्सिबल है तो वेरिएबल, ये सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है। बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ओके परफेक्ट। एडियाबैटिक एक्सपांशन में प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ता है,
एडियाबेटिक, हाँ उल्टा लिखा है भाई, सॉरी। प्रेशर कम हुआ, किसी ने तो इनिशियली कुछ बोला क्या गलत, क्या बता। प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। ये एडियाबेटिक का पहले ग्राफ बनाया हम लोगों ने, तभी ये कंडीशन भी लिखी है शायद से। अब नेक्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट एडियाबेटिक कंप्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। गलत लिख रहे हैं कुछ तो, ये बढ़ना चाहिए एक्चुअली। हम लोगों ने एडियाबेटिक का पहले किया और ये कम होना चाहिए। मैंने कुछ एक्सप्लेन गलत किया है क्या, रुको एक मिनट। प्रेशर कम करने से टेम्परेचर कम होना चाहिए, कम मतलब एडियाबेटिक में कम होता है। हाँ, इंजन के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा बट गैस के रिस्पेक्ट में कम होगा। यस, थैंक यू। इंजन का बढ़ेगा बट गैस तो हीट रिलीज करेगी ना वैसे। हाँ सॉरी, यस यस यस, हाँ तो ये गलत हो रहा है। गैस के रिस्पेक्ट में वो चेंजेस जो है वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। ओके, ये लिख दो बे। हाँ नहीं, ये इमेजिनरी कंडीशन है, सारी प्रोसेस रिवर्सिबल बस। हाँ, इस सब को देखो, रियल में भी यही होता है, इमेजिनरी में भी यही होता है, ठीक है। अंतर इतना ही आता है, इनके आगे क्या ऐड हो जाता है, रिवर्सिबल। कैरनोट इंजन में ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, रिवर्सिबल, ठीक है। देखो अब इसके ग्राफ के क्वेश्चंस अपने को केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड रह सकता है, ठीक है। तो पहला प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कैसे होगा। अब पहला आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो हायर टेम्परेचर प्रेशर से स्टार्ट होगा एंड प्रेशर नीचे आएगा, कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस तरफ जाएगा। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें ग्राफ ऐसे कर्वलिनियर रहेंगे, ठीक है, ये याद है। अब फिर बाद में एडियाबेटिक एक्सपांशन दिख रहा है। अब एडियाबेटिक एक्सपांशन में वॉल्यूम और बढ़ेगा, बट बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्या, नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ रहा था एंड ऐसा कुछ जाएगा, समझे। विच वर्क डन इज हायर, पार्ट 1 का वर्क डन या पार्ट 2 का, पार्ट 1 का, एरिया अंडर द कर्व, समझ में आ रहा है। एंड हमने लिखा हुआ है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन इज ऑलवेज मैक्सिमम, याद है कुछ। नेक्स्ट फिर बाद में एडियाबेटिक रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ऐसा आएगा, ठीक है, एंड फिर ऐसा जाएगा, ठीक है। 3 एंड 4, ठीक है। इन सारे प्रोसेस के नाम लिख दोगे। पहली प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। दूसरी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट एरोस की पोजीशन ऐसे 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 ऐसे। नेक्स्ट बताओ बे, ABCD, ABCD। Let us say at A pressure was P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, समझ में आ रहा है। B पे क्या होगा बताओ, B पे क्या होगा, प्रेशर P2, ओके, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर T1। फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अरे समझे कुछ। फिर बाद में सी पे जाते वक्त प्रेशर P3, वॉल्यूम, टेम्परेचर T2, समझ में आ रहा है। T1 एंड T2 विच वन इज हायर, T1 इज हायर, समझ में आ रहा है, T2 थोड़ा सा कम हो गया। फिर बाद में D पे प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2, आइसोथर्मल था ना भाई, एंड वापस ऊपर जाएंगे तो P1 V1 T1, समझे, पक्का, ओके। अब यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस ग्राफ को U वर्सेस क्या बोलते हैं उसको,
v के टर्म्स में कन्वर्ट करो, चलो ऐसा कुछ समझे, u वर्सेस v। अब ये ग्राफ कैसे आएगा? पहली बात, फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर वॉज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज होता है क्या? नहीं। ये देख रहे हैं कि पाथ 1 में तो u की कोई भी वैल्यू जो थी एंड T1 वॉज हायर ना, T1 हायर था, T2 लोअर था, तो हायर टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी भी हाई, फिर बाद में ये ऐसा जाएगा। अरे समझे ना, कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं, डेल्टा यू इज 0। फिर बाद में B to C जाते वक्त टेम्परेचर क्या हुआ? कम हो गया। टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो ये ड्रॉप होगी। समझे? हाँ, सीधा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ बट हाँ यहाँ पे भी ये सीधा होगा क्या? बट टेम्परेचर dt है बट CV ना, हाँ हाँ सीधा ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर कर्व लीनियर वाला ऑप्शन आया तो बाद में सोच लेंगे, बाद में कभी। ठीक है, फिर बाद में वापस T2 एंड T2 टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कैसे जाएगा? ऐसा ही जाएगा। एंड फिर बाद में समझे, साइक्लिक प्रोसेस है तो ऊपर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचना चाहिए, फॉलोड। ठीक है, तो ये ऐसे तुम लोगों को अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट करने बोला जा सकता है। ठीक है, लिख दो। जैसे कि और एक एंट्रोपी, हाँ इधर ये U है, मैं वो उधर P है, ये चेंज किया। अब जैसे एंट्रोपी के अगेंस्ट पूछा जा सकता है, एंट्रोपी वर्सेस वॉल्यूम ही पकड़ते हैं। अभी दोनों एक साथ चेंज करेंगे ना तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे को घंटा आ रहा है। अब ध्यान दो, पहली वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? एक्सपांशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो पहले वाले प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, दोनों बढ़ रहा है, कैसा जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम, अरे हाँ ये भी सीधा कैसे भाई, वॉल्यूम आइसोथर्मल थोड़ी ना था, इसको सीधा कर दिया, गलत है भाई। रुको, सॉरी ज़्यादा सोच रहा, मेरे को घंटा ला रहे हैं अभी ज़्यादा सोचने में। ठीक है, बट चुप है। अब तो पहले वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा था एंड ये कांस्टेंट था, सॉरी पहला वाला गलत पढ़ा दिया था मैं। दूसरे वाले में वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है एंड इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर कम हो रहा था, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और ऐसे कम हो रहा है। अब कर्व आएगा कि सीधा आएगा वो सोचो। ठीक है, फिर बाद में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट एंड फिर वापस वॉल्यूम कम हो रहा है, ऐसा। ये समझे ये? ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड एंट्रोपी भी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। पाथ 1 वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंट्रोपी कम थी, तो एंट्रोपी इनिशियली कम थी एंड वॉल्यूम के साथ बढ़ते गई, समझे? फिर बाद में पार्ट 2, रुको भाई इधर A B C D, हाँ यहाँ पे अभी A और B सोच लिया। पहले एंट्रोपी कम थी, वॉल्यूम कम था, बढ़ते गया दोनों के दोनों। ठीक है, फिर बाद में पार्ट 2 वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? हाँ ओके, अब ध्यान दो बे, कौन सा एक्सपांशन है ये 2 वाला? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में Q 0, एंट्रोपी 0, नहीं बढ़ा। ठीक है, ये B से C, फिर बाद में वापस कंप्रेशन हो रहा है तो एंट्रोपी कम होगी, C to D एंड फिर बाद में तो क्या चिपकाना रहता है सिर्फ, वापस एडियाबेटिक है। ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? या तुम लोगों को 4 ऑप्शन रहेंगे, वो 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना रहता है जो कि मतलब इजीली हो जाता है। ठीक है, समझे? पक्का? तो केमिस्ट्री में ज्यादा करके ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस इंजन के ऊपर न्यूमेरिकल टाइप में भी आता है। जैसे इधर भी हम लोग दुनिया भर की चीजें, सबके लिए फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फिर Q1 एंड Q2 देखो, पहले जैसे कि फर्स्ट वाले में डेल्टा U इज 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस W। W का फॉर्मूला तुम लोगों को आता है, माइनस nRT ln V2/V1। फिर बाद में यहाँ पे एडियाबेटिक में Q इज 0, W इज डेल्टा U, NCV डेल्टा D, फिर वापस माइनस nRT V2/V1 एंड वापस NCV डेल्टा D, समझे? फिर नेट वर्क डन निकालोगे W नेट,
फिर नेट वर्क डन से तुम लोग एफिशिएंसी की तरफ जा सकते हो। तुम लोगों के पास सारी क्यू की वैल्यूज है, सारे वर्क डन की, ये सब फिजिक्स में होगा, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फिर बाद में एफिशिएंसी के फॉर्मूला में तुम लोग घुसोगे, एंड फिर बाद में थ्योरेटिकल फॉर्मूला आएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, ठीक है। वो तुम लोग फिजिक्स में करोगे, ये इधर से आएगा, मैं इधर तक पहुंचा दिया हूं, बाकी तुम लोग देख लेना, ठीक है। क्या Q1 Q2 ना, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, ये तो एडियाबेटिक है तो उसमें है ही नहीं वैसा, ठीक है। एनी डाउट? सो विद दिस चैप्टर इज ओवर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाँ नहीं, पाथ फंक्शन पे, हाँ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर से बोलो। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ क्या क्या ये, हाँ हाँ ओके। BC इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्यू एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो, चेंज नहीं होती ना, क्यू जीरो होता है तो चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है ओके। किसी को डाउट्स रहेंगे नीचे आ जाओ जल्दी।